वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास जो होगी वो सेट थ्योरी का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होगा। और इस क्लास में बेसिकली जितना हम सीख चुके हैं उसके बारे में भी समझेंगे और साथ ही साथ कुछ एनालिटिकल प्रूफ के बारे में समझेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक चार्ट देखने को मिल रहा होगा और ये आउटलाइन मैप है। इस आउटलाइन मैप में जितना भी तक पढ़ा जा चुका है वो सब है बिसाइड सिंगल वन प्रूफ। वहां पर आपको एक प्रूफ देखने को मिल रहा होगा, प्रूफ। बच्चा आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि यहाँ पर आज की क्लास में आपको वेरियस टाइप के मैप देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि सेट थ्योरी में भी हमने कितना सीख लिया और चीजें किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो प्रूफ को बच्चा जब हम बात करते हैं तो असल में सेट थ्योरी के अंदर प्रूफ ऑन सेट्स में आपको सेट थ्योरी के अंदर ओवरऑल 4 तरीके से प्रूफ देखने को मिलते हैं। एक आपको बाय एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बाय एग्जाम्पल। फिर एक आपको बाय काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल। फिर आपको एक देखने को मिलता है एनालिटिकल प्रूफ और एक आपको देखने को मिलता है बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सेट थ्योरी में किसी भी चीज को प्रूफ करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। चारों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। कई प्रूफ में मैंने देखा हुआ है टीचर बाय एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीबीएसई में थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। देखो बच्चा, कोई चीज अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर उसको बाय एग्जाम्पल हम नहीं करते हैं, उसको हम प्रॉपर प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा और काउंटर एग्जाम्पल का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती है। क्या कहा? जब कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगी तो हम किसका एग्जाम्पल क्या किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे या प्रूफ करेंगे? बाय काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब यह है कि एग्जैक्टली उस एग्जाम्पल को अडॉप्ट करो जहां पर वो बात फेल हो रही है। यानी प्रूफ उसी चीज को किया जाता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है और जो चीज यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है उसको हम प्रूफ नहीं करते हैं। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है तो फिर उसको बाय एग्जांपल, जाहिर सी बात है फिर एग्जांपल पे तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू नहीं सॉल्व करते हैं। हम उसे या तो एनालिटिकल प्रूफ के थ्रू या फिर वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, वेन डायग्राम का इस्तेमाल तब करते हैं जब क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि इसको प्रूफ करो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। शायद आपको प्रीवियस कुछ एक्सरसाइज में शायद डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की किसी एक एक्सरसाइज में वेन डायग्राम के थ्रू वहां पर प्रूफ कराया गया है। तो ओवरऑल अगर हम 4 को देखते हैं तो यहां पर आप जो इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे यानी बाय एग्जांपल हमें कोई भी चीज प्रूफ नहीं करनी है, वो बात अलग। अगर आपको नहीं आता है तो फिर इन केस आप अडॉप्ट करें। काउंटर एग्जांपल उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती, मतलब जिस पॉइंट पर फेल हो रही है एग्जैक्टली काउंटर एग्जांपल में उसी पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाता है। एनालिटिकल प्रूफ ये हमारे पास रहेगा और वेन डायग्राम तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा। तो ओवरऑल सेट थ्योरी में प्रूफ करने के हमारे पास 4 अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें 2 हमारे काम के हैं। कितने हमारे काम के हैं बच्चा? 2 हमारे काम के हैं। आइए जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। चलो, तो बच्चा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेरी बुक से है पेज नंबर 26। मेरी बुक से है पेज नंबर 26। देखो, मिसलेनियस के पहले तक एक्सरसाइज 1.6 तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है, आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कही गई है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false. If it is true then prove it, it is false then give an example. अब देखो यहाँ लिखा है ना, if it is false give an example. If it is false give an example का मतलब क्या हो गया? that you have to prove it with the help of the counter example. इसे ही बोलते हैं it is false then give an example. Let us consider क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट लिखा गया है if x belongs to capital A and capital A belongs to capital B then x belongs to capital B। पूछ रहा है ये बात सही है या गलत है। चलो देख लेते हैं। लेट अस टेक, ठीक है, x belongs to A, एक एलिमेंट है, हमने A मान लिया और वो किस सेट के अंदर है? इस सेट A के अंदर है। ठीक है, फिर बोल रहा है A belongs to B। अब ये जो सेट A है ये असल में किसी दूसरे सेट का एक एलिमेंट है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? यानी क्या बताना चाहते हैं कि जो सेट A है
वो असल में सेट बी का एक एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि जो सेट बी रहा होगा वो कुछ इस पैटर्न पर रहा होगा। सेट बी हमने डिफाइन किया और यहां से सेट ए को हमने डिफाइन किया ए कॉमा बी। अब यहां से पता चल रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखो ए बिलोंग्स टू बी का मतलब यह है कि ये जो है करली ब्रेसेस ए कॉमा बी, ये असल में ए कॉमा बी किसके अंदर जाएगा, ये असल में सेट बी का एक एलिमेंट है। यहां पर एक हमने और एलिमेंट ले लिया सी। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? आप जानते हैं करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज लिखी होती है वो एक्चुअल में एलिमेंट होती है। तो ये जो है ये एक एलिमेंट का काम करेगा सेट बी के लिए, और इसको जरा ध्यान से देखो तो ये वास्तव में क्या है, सेट ए है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू ए एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। अब इसके अकॉर्डिंग जो a एक एलिमेंट है वो एलिमेंट, यानी यहां से ये कंडीशन होल्ड होती है। तो अब बताओ ये जो एक एलिमेंट a है जो वास्तव में किसके अंदर था, सेट a के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, क्या वो एलिमेंट a सेट b के अंदर देखने को मिल रहा है? तो बच्चा इसके पहले अभी आपने एक्सरसाइज 1.5 अच्छे से अटेम्प्ट लिया हुआ है, आप समझ रहे हैं 1.4 1.5 लगाकर क्या है कि a डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। अब वहां पर मैंने ये चीज क्लियर की हुई थी जब मैंने पढ़ाया था आपको सेट ऑफ सेट यानी फैमिली ऑफ सेट, तो वहां पर इस चीज को मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब आप ये नहीं सोचे कि ये जो एलिमेंट ए है ये असल में सेट बी के अंदर है, नहीं बच्चा, सेट बी के अंदर ए कॉमा बी पूरा का पूरा एक सेट है जो कि असल में सेट बी के लिए, यानी ये जो ए है वो असल में सेट बी के लिए किसका काम कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है। हालांकि ए इसके अंदर नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि अगर हम यहाँ पर एक ए अलग से ले लें तो फिर वो एलिमेंट का काम करेगा, लेकिन ऐसा हम लेंगे ही क्यों, क्योंकि काउंटर एग्जांपल का मतलब क्या है, एक ऐसी बात जो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर फेल हो रही है उसे ही हमें दिखाना होता है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में कहा जा रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड। बचा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है, ये आपके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेगा। कहा जा रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C एंड B बिलोंग्स टू C देन A बिलोंग्स टू C। चलो भैया देख लेते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C देन A बिलोंग्स टू C। आओ भैया देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेट अस अडॉप्ट, ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो सेट A हमने सिंपली एक ये लिया और सेट B जो है वो हमने ले लिया A कॉमा B। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ये आपको साफ साफ पता चल रहा है सेट A और सेट B को देख करके कि A B का सबसेट है। अब कहा जा रहा है B जो है वो C को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सिंबल तो एलिमेंट के लिए यूज होता है, तो मतलब B जो है वो C का क्या है, एक एलिमेंट है। इसलिए हमने C को डिफाइन किया A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर इस सेट को हम ध्यान से देखें तो a कॉमा बी को हम क्या लिख सकते हैं, b कॉमा सी। ये c स्मॉल है बच्चा, एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है दिस इंप्लाइज दैट कि जो b है वो असल में c को बिलोंग कर रहा है, c का एक एलिमेंट है। बोला देन a बिलोंग्स टू c। a बिलोंग्स टू c का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट a है ये सेट a C के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा। बोलो क्या सेट A, क्या ये आपको कहीं इसके अंदर देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ठीक समझ आ रहा होगा। ये एक एलिमेंट है, ये जो बी है ये एक्चुअल में ये है, इसी को मॉडिफाई करके ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल। यहां से देखते हैं बच्चा, क्या आपको ये वाला पोर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है? तो बता देंगे, सिंस करली ब्रेसेस ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, यानी ये बात जो यहां पर बता रहा है ये किस तरीके की बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं और आप चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहां तक चीजें आपको बेहतर तरह से क्लियर हो पाई? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखो ये तो जो अभी दो प्रूफ मैंने बताई है किस कैटेगरी में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द काउंटर एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद भैया देखते हैं इसके बाद वाले पोर्शन में क्या है। इसी का थर्ड पार्ट देखो, इसी का थर्ड पार्ट। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? कहा जा रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B। कहा जा रहा है गिवन दैट, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है लिख लिया करो क्या दिया गया है फिर क्या हमारा टारगेट है, उससे चीजें आपको आसानी समझ आएंगी। लिखा गया है गिवन दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन B इज अ सबसेट ऑफ C। इसके बाद में जो हमारा एम है वो एम हमारे पास क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक है, सोल्यूशन,
इसको पहले समझेंगे, हो सकता है कुछ कम समझ आए, लेकिन तब भी दिमाग पर जोर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव, हाँ हमने लेट किया कि एक एलिमेंट जो है वो x के अंदर है, लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। एंड अब आपको दिया गया है a is a subset of b, this implies that x belongs to a is a subset of b। अब आप जानते हैं सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि set a is said to be a subset of b if all the elements of set a, set a के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, b के अंदर होंगे। तो बच्चा ये तुरंत कहां पहुंच गया, this implies that x belongs to b। also given आपको दिया गया है कि b is a subset of c, तो x जो अभी हमने ढूंढ करके निकाला था वो किसके अंदर था, b के अंदर था। तो x बिलोंग्स टू b और b असल में किसका सबसेट है, c का है। तो यहां से पता चलता है कि x बिलोंग्स टू c। तो बच्चा देखो सबसेट जो अभी हम ला रहे हैं कि a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ c, तो x एक एलिमेंट था जो a के अंदर था और वही सेम एलिमेंट किसके अंदर पाया जा रहा है, c के अंदर पाया जा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x a इज द सबसेट ऑफ c, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, a इज द सबसेट ऑफ c। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। फिलहाल यहाँ की ये जो कॉम्प्लिकेटेड बात है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और कंसेप्ट मैप अभी दिखा पाऊं, तो शायद अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल भी रहा होगा और लास्ट तक बने रहेंगे। आपको एक अभी और भी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कंसेप्ट मैप, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप कुछ चीजों को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जिनको समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी की सारी बातें एनालिटिकल प्रूफ के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, एनालिटिकल प्रूफ के अंतर्गत आती हैं। एनालिटिकल प्रूफ मतलब आपको एक जनरल एलिमेंट लेना और उसी के बिहाफ पर चीजों को प्रूफ करके दिखाना है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अरे यार जब a यूनियन b है, सॉरी यहाँ पर और आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और आएगा। हाँ बच्चा समझने की कोशिश करेंगे, क्या बता रहे थे, एनालिटिकल प्रूफ, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रूफ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी और आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। हालांकि याद करने वाला कुछ है नहीं, जिन चीजों को हम रीड करते हैं उसी को एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर बताया गया x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसको अगर हम थ्योरेटिकली समझेंगे तो ये होता है आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। सर कम बात समझ आती है। देखो बच्चा एक सेट हमने लिया 1,2, एक सेट हमने लिया 3,4, ठीक है, 2,4 ले लिया। अब हमने कहा a यूनियन b, तो a यूनियन b का मतलब क्या होगा, आपको टर्म्स को रिपीट नहीं करना है और सबको कंबाइन करके लिख देना है। यहां से समझेंगे, अगर ये दो सेट्स हमारे पास नहीं है, बाई चांस ये सेट्स हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, हटा देते हैं इसे, ठीक है। तो अब हमने पूछा कि इस एलिमेंट 4 से आप क्या समझते हैं, तो आप ये बताएंगे कि या तो ये एलिमेंट, क्योंकि a यूनियन b के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब एलिमेंट 4 आइदर बिलोंग्स टू सेट a और बिलोंग्स टू सेट b। क्या कहा गया, या तो सेट a को बिलोंग कर रहा है या सेट b को बिलोंग कर रहा है या दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर एक जो वर्ड निकल रहा है, और आइदर एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट a और बिलोंग्स टू सेट b। तो और इन द सेंस यहां पर ये देखो आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और बोथ a एंड b। बात समझे या नहीं समझे। सेम प्रोसेस अगर मैं पूछूं कि आप एलिमेंट 1 से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पर यूनियन देखने को मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो एलिमेंट 1 है वो या तो सेट a के अंदर रहा होगा या फिर सेट b के अंदर रहा होगा, या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। और इसलिए जब भी कभी यूनियन होता है तो जब भी हम उसको थ्योरेटिकली डिफाइन करेंगे तो ये बना देगा x a यूनियन b इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। फिर से जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पर लिख दिया गया है a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। बच्चे ज्ञान वाली बात समझ आई या नहीं आई, क्या दोनों चीजों में कुछ अंतर समझ आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, एंड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से समझने की कोशिश करेंगे बच्चा, a यूनियन b का मतलब क्या होगा, a यूनियन b का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करा देना है। सेट a मैंने डिफाइन किया हुआ था 1,2 और सेट b मैंने डिफाइन किया हुआ था 2,4, समझते रहेंगे। अगर हम कहें a इंटरसेक्शन b, तो आप बता देंगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सपोज करो हमारे पास ये सेट है ही नहीं, ये जो यहाँ पर था ये नहीं है, और हम पूछें कि आप इस एलिमेंट 2 से क्या समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि a इंटरसेक्शन b के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिचुएशन में आप बता देंगे कि सर एलिमेंट 2 जो है वो सेट a और सेट b दोनों के अंदर था, मींस 2 बिलोंग्स टू
सेट ए एंड सेट बी, क्या कहा एंड सेट बी, क्या कहा एंड सेट बी। तो बच्चा वही दो को एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो चीज अभी मैं आपको बता रहा था ना, जिन चीजों को मैथमेटिकली समझ रहे हैं उसको यहाँ पर थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चा, क्या बताया? ए इंटरसेक्शन बी में अगर आपको कोई भी एलिमेंट देखने को मिल रहा है तो आप इजीली वहां से जज कर सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो ए और बी दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो चीज यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्लेन की जा रही है उस चीज को हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा? टाइप हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गूगल में बोलते हैं हेलो गूगल, तो फिर वो अपने आप ही वहां पर टाइप हो जाता है। आप देखते होंगे वहां पर एक ऑडियो सिस्टम होता है, तो माइक लगा होता है, अपने माइक को ऑन किया और जो बोला वो टाइप हो गया। सेम प्रोसेस जो भी यहाँ पर रीड किया जा रहा है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिलहाल बात इतनी सही नहीं बनेगी, इसको थोड़ा सा और भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने यहाँ से एक तीसरा केस समझा। तीसरा केस हम लोगों ने समझा x बिलोंग्स टू a माइनस बी। बच्चा इसका क्या मतलब होगा? x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका क्या मतलब हुआ कि x a के अंदर तो होगा मगर b के अंदर नहीं होगा। सर एक एग्जांपल से समझा दीजिए। अरे बच्चा एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अभी हमने सेट ए क्या लिया था? 1 2, और सेट बी क्या लिया था? 2 4। एक काम करो, a माइनस बी करो। a माइनस बी हमने किया तो हमें क्या देखने को मिलता है? सेट ए में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे। सेट ए में से कॉमन एलिमेंट्स को हटाते हैं तो 2 से 2 बच्चा कैंसिल हो जाता है और बच क्या जाता है? हमारे पास केवल 1 बच जाता है। अब हम पूछें कि 1, आप इस 1 से क्या समझते हैं? तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर ये 1 जो है ये सेट ए का एलिमेंट रहा होगा। हम पूछें क्या ये बी का एलिमेंट रहा होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, बी का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a माइनस बी में जो पहले लिखा होता है हम केवल उसी को कंसीडर करते हैं, जस्ट लाइक दिस सेट बी। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद भी b के पास 4 था, लेकिन क्या हमने उसे कंसीडर किया? नहीं किया। हमने किसे कंसीडर किया? केवल सेट ए को कंसीडर किया। तो हमें पता चलता है कि a माइनस बी करने पर बच्चा हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। हम पूछें 1 से आप क्या समझते हैं? अगर हमारे पास ये दो प्रीवियस डाटा नहीं है, केवल हमारे पास a माइनस बी है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर ये जो 1 है ये असल में किसका एलिमेंट रहा होगा? सेट ए का एलिमेंट रहा होगा। इसी बात को यहाँ पर बताई गई है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसी में केस नंबर 4 आप याद रखना, अगर हमने दे दिया है x बिलोंग्स टू b माइनस है तो बच्चा इसका क्या मतलब होगा? x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। मुझे नहीं लगता कि अब इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप समझदार हैं, आप जागरूक हैं। केस नंबर 5 को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां से हमने लिया x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्या कहा? x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अरे यार सेट a अभी हमने क्या लिया था? 1 2, और सेट b बच्चा हमने क्या लिया था? 2 4। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट जरूर होता है। फिलहाल हमने यूनिवर्सल सेट अभी तक तो नहीं लिखा था, फिलहाल ले लिया 1 2 3 4, और ये रहा हमारे पास 5। ये रहा यूनिवर्सल सेट। बच्चा हमें क्या जनरेट करना है? हमें क्या जनरेट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अरे यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। फिर देखो बच्चा माइनस सेट ए हमारे पास क्या है? 1 2। अरे यार कॉमन एलिमेंट्स को हटा क्यों नहीं देते हो? क्या बच जाता है? कॉमन एलिमेंट्स को हटाओ और क्या बचता है? 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन वी गेट दी 3 4 एंड 5। क्या इतनी बात समझ पाए? अब देखो जो जो 1 यहां पर है क्या वो 1 यहां पर है? नहीं है। जो यहां पर 2 है क्या वो 2 यहां पर है? नहीं है। ये है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। इससे पता चलता है कि जो एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट के पास होंगे वो ए के पास नहीं होंगे, और जो एलिमेंट्स ए के पास होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं होंगे। आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट वाला ब्लॉक मैंने कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करके दिखाया हुआ था, जिसमें बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और ये ओवरऑल यूनियन है। शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन आपको कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ब्लैंक रीजन है ये बता रहा है ए कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो देख लेना, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देकर बता दो। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है दिस इज नोन एज दी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसी ब्लॉक से दूसरी थ्योरी फिर जन्म ले लेती है, जिसमें हम बताते हैं x बिलोंग्स टू a। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट में a के सुपर स्क्रिप्ट पर c लगा देते हैं, और कई बार उसको डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं डैश है तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बच्चा यहां तक तो इतनी बात समझ आती है। अब इसी के साथ में दो थ्योरीज को और समझने की कोशिश करेंगे। अगर कभी भी मैं ये बात लिख दूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, अगर कभी मैं लिखता हूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अरे यार सेट a ये रहा, सेट b ये रहा। अब हमने क्या किया? हमने बताया कि a यूनियन b, देखो हमने जो जनरेट किया हमने a यूनियन b जनरेट कर दिया। हाँ बच्चा बोलो जरा, a यूनियन b क्या मिल जाता है? 1 2 4 मिल जाता है।
हमने कहा क्या 5A यूनियन B का एलिमेंट है, मैंने पूछा क्या 5A यूनियन B का एलिमेंट है, तो आप क्या बता देंगे कि नहीं ये 5 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं है। अब अगर 5A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है, जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, और हम प्रीवियस डाटा को यहाँ से रफ कर दें और केवल इतना दें और हम पूछें कि नंबर 5 ये जो एक्सप्रेशन है इससे आप क्या समझते हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर 5 जो एलिमेंट है वो ना ही सेट ए का एलिमेंट है और ना ही सेट बी का एलिमेंट है। भैया यहाँ पर एक बात सामने निकल करके आ रही है, और इंग्लिश मीडियम के आप लोग हैं तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भैया वर्ड क्या निकल रहा है, एंड। वर्ड क्या निकल रहा है, एंड। एंड मतलब यहाँ पर देखो ये आ गया, बात समझिए नहीं समझे, जब भी डज नॉट बिलोंग्स टू की बात होगी तो डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में बच्चा क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या नहीं सीख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहां पर अगर हम इसको प्रीवियस डाटा से कनेक्ट कराते हैं तो यहां पर देखो बच्चे क्या वर्ड निकल के आ रहा था, और, जबकि यहां पर इस समय क्या निकल करके आ रहा है, एंड। मतलब और किस में इंटरचेंज हो जाएगा, एंड में इंटरचेंज हो जाएगा। अगर इसी में एक ब्लॉक को हम और डिस्कस करें और हम यहां पर कहें एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या होगा आप बता देंगे, आइदर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अरे यार सेट ए और इंटरसेक्शन बी की हमने बात की तो हमने सेट ए को ले लिया क्या, जो अभी बार बार अडॉप्ट कर रहे हैं, बी को हमने क्या लिया 2,4, हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी, आपने कहा 2, हमने कहा भैया ये नंबर नंबर 1 ले लिया, हमने कहा क्या 1A इंटरसेक्शन बी के अंदर है, भैया ये तो 1 तो इसके अंदर नहीं है, मतलब इसका एलिमेंट नहीं है, तो हमने यहां पर इस तरीके से बताया कि 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। अब हम अगर प्रीवियस डाटा को ही रफ कर दें और हम पूछें कि बताओ इस 1 से आप क्या समझते हो, तो आपका रिप्लाई होगा 1, क्योंकि यहां पर कॉमन चीजें डिस्कस की जाती हैं इंटरसेक्शन में, तो आप बताएंगे कि 1 या तो सेट ए के अंदर नहीं है या फिर सेट बी के अंदर नहीं है या फिर दोनों के अंदर नहीं है। भैया यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है या मतलब और, तो यहाँ पर एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है, आइदर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए और डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी और बोथ। बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पर एक वर्डिंग निकल रही है और, बच्चा वही और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अगर इस डाटा को हम इस डाटा से कनेक्ट कराते हैं तो आप देखेंगे जो एंड है वो और में आ गया है। मतलब जब भी हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू का केस होगा, क्या कहा, जब भी हमारे पास ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी तो इस सिचुएशन में याद रखना एंड और अपने आप आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या कहा, एंड और जो है ये आपस में बदल जाएंगे। बात समझे या नहीं समझे? एंड और में कन्वर्ट होगा और एंड में कन्वर्ट होगा। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी केवल इतनी ही नहीं है, और भी है, मगर तब भी इतने से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोग कितना सीख पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। तो 2 पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कहां पर हम लोग एक बाय एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और ये वाला जो अभी मैंने बताया एनालिटिकल ये जो अभी सोल्यूशन आपको दिया था पार्ट 3, ये एक्चुअली किस बेसिस पर सॉल्व किया गया है, एनालिटिकल बेसिस पर सॉल्व किया गया है। इसे एनालिटिकल प्रूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रूफ। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रूफ। तो अभी समझ आया, अभी चीजों में कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसी के साथ में एनालिटिकल प्रूफ कुछ और भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एनालिटिकल प्रूफ जो है बच्चा वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर डिफाइन हो जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर हम डिफाइन कर दें तो देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ से मिसिंग है, और उसको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे अगर 2 सेट्स आपस में इक्वल हैं, क्या कहा, अगर 2 सेट्स आपस में इक्वल हैं तो 2 सेट्स को इक्वल प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं होता है। आप ये प्रूफ करेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या कहा, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर 2 सेट्स आपस में आपको इक्वल प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये शो करेंगे कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। अब जब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों आपस में क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। फिलहाल यहाँ पर एक थोड़ी सी पुरानी बात है, देखते हैं किसको कितना प्यार है। यहाँ पर एक बात आ रही है सबसेट की। किसकी बात आ रही है? सबसेट की। तो फिर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यहां से, हाँ ये ठीक है, ये एक सेट A रहा, एक सेट हमने और ले लिया
x सच दैट x बिलोंग्स टू q सच दैट 3, हाँ ये सही है। ठीक है बच्चा, एक सेट ए है एक सेट बी है, आपको ये बताना है कि कौन सा सेट प्रॉपर सबसेट है। आप बताएंगे विच सेट इज नोन एज अ प्रॉपर सेट। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो दो सेट दिए गए हैं ये इनमें से कौन सा प्रॉपर सेट है और कौन सा इम्प्रॉपर सेट है। ठीक है, अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है क्योंकि शायद आप क्वेश्चन को डीप में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए एक यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट मैंने लिया, यहाँ पर आपको बताया x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब ठीक है, और फिर हालांकि जो दो पार्ट पूछ रहे थे आंसर वहां से भी दिया जा सकता था, लेकिन शायद आप क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अभी ठीक है यार, अभी तुमको ये बताना है कि ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा सेट है, ये रहा सेट भी। तुमको बताना है कि कौन सा सेट इसमें प्रॉपर सेट है और कौन सा इम्प्रॉपर, सॉरी कौन सा प्रॉपर सबसेट है कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट है। क्या कहा, यू हैव टू डिटरमाइन विच सेट इज प्रॉपर सबसेट एंड विच सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां से सबसेट की थ्योरी आई, तो सबसेट की थ्योरी में इस चीज को भी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लिया है। भैया ये होमवर्क है, जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तो 2 मिनट के लिए पॉज करके तुरंत कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बताएंगे विद रीजन, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी क्या है कि आज की क्लास में हम लोग कुछ एनालिटिकल प्रूफ पर काम कर रहे हैं, हालांकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता दिए थे, मगर एक क्वेश्चन अब हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है। लिखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा गया है इफ A and B are two sets, then आपको बताना है, क्या बताना है, then A union B is equals to A intersection B is equals to if and only if A is equals to B। ठीक है, ये है आपका प्रूफ, पूछा गया है। देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। A इक्वल्स टू बी, ये सिंबल बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे, जब इस सिंबल को हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है इफ, जब इस सिंबल को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है IFF। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या इतनी बात समझ पाए? और IFF मतलब लिखते हैं, मगर जब पढ़ेंगे तो आप IFF नहीं पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, लेकिन जब इसी बात को हम लिखेंगे तो फिर IFF बिल्कुल वैसे ही चला जैसे अभी यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, मगर लिखते तो ये है A यूनियन B। तो सेम प्रोसेस, अभी आप क्या करेंगे, IFF आप रीड नहीं करेंगे, रीड करने का तरीका क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, मगर जब लिखेंगे तो फिर लिखने में ये जो यहाँ पर है IFF के लिखेंगे। ये जो बच्चा सिंबल है ये अपने अंदर दो कंडीशंस को कंटेन किए हुए हैं, एक कंडीशन ये कंटेन किए हुए है, एक कंडीशन ये कंटेन किए हुए है। ठीक है, यहाँ पर जो भी बात लिखी होती है इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे राम का भाई अगर श्याम है तो फिर ये भी बात क्लियर है कि श्याम का भाई राम है, यानी राम का भाई श्याम है तो राम से रिलेशन ब्रदर के थ्रू कहां तक जा रहे हैं, श्याम तक जा रहे हैं, ऐसे श्याम से राम तक आ रहे हैं। तो मतलब ठीक, अब कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये बात नहीं होल्ड होती है। जैसे दशरथ के पुत्र राम है, अब ये नहीं कहोगे कि राम के पुत्र दशरथ हैं, तो दशरथ के पुत्र राम है तो मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तो जा सकते हैं मगर दूसरी तरफ से पहली तरफ नहीं आ सकते हैं। बात समझे या नहीं समझे? तो यहां पर जब भी ये वाली कंडीशन होती है तो ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और इसके अकॉर्डिंग हम आपस में स्वैपिंग सिस्टम को लागू कर सकते हैं, जबकि वो जो ऊपर वाला सिंबल है वहां पर स्वैपिंग सिस्टम लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके पास दो कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है सफिशिएंट कंडीशन, एक होती है नेसेसरी कंडीशन। हालांकि सर्च करना आपको ढूंढने को मिल जाएगा, इस सिंबल के अंदर दो तरह की कंडीशंस कंटेन होती है, एक होती है नेसेसरी कंडीशन और एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, एक होती है नेसेसरी कंडीशन, एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। हालांकि इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा मगर आपको पता होना चाहिए। जब ये वाली बात कर रहे होते हैं तो ये बच्चा नेसेसरी कंडीशन होती है और जब इसकी बात करते हैं तो ये होती है सफिशिएंट कंडीशन। तो ये रहा नेसेसरी कंडीशन, ये रहा सफिशिएंट कंडीशन। अब तुमको पता होना चाहिए कि नेसेसरी और सफिशिएंट में डिफरेंस क्या है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा ये वाला होता है। ठीक है, वो बस ऐसे ही देखने के लिए है, और भी गहराई से समझेंगे। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इक्वल की जगह पर ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो अब इक्वल मतलब तुमको समझ में आ रहा है क्या है, ये तुमको समझ आ रहा है क्या है, और ये भी तुमको समझ आ रहा है क्या है। हमारे पास कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया गया है, ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको इक्वल देखने, ये वाला साइन देखने को मिलता है, तो आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। पहले एक बार इस कंडीशन से ये प्रूफ करना होता है, फिर इस कंडीशन से ये प्रूफ करना होता है। हालांकि बुक में इसी सिंबल का यूज करके दोनों एक साथ कर देते हैं, और भी गहराई से समझेंगे, और भी गहराई से समझेंगे। याद रखना, if you study then you can score good marks। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो फिर तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है? तो if से लेकर के then तक की जो बात होती है वो गिवन होती है, then से आगे की जो बात होती है वो हमारा एम होता है। ठीक है? इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़ाई करते हैं, देन यू कैन गेट गुड मार्क्स, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब अच्छे मार्क्स बाद में आएगा, पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो फिर जब पहले हमें पढ़ाई करना है, तो जो काम पहले है मतलब वो हमें दिया जा रहा है, पहले तुम्हें पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद में आपका एम, फिर अच्छे नंबर अपने आप आएंगे। बात समझे या नहीं समझे? तो इफ से लेकर के देन तक की जो बात होती है, मतलब इन दो के बीच में जो भी स्टेटमेंट है वो हमको क्या कर दिया गया है? गिवन कर दिया गया है। देन के आगे की जो बात है वो हमारा एम है। अब इसी बात को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बच्चा, जब यहां पर हम ये सिंबल यूज करते हैं, तो इस सिंबल के पहले जो लिखा होता है वो गिवन होता है। क्या कहा? इस सिंबल के पहले जो चीज लिखी गई है वो गिवन है, और इसके बाद जो चीज है वो हमें प्रूफ करके लाना है। क्या इतनी बात समझ पाए? सिंबल के पहले जो लिखा गया है वो गिवन है, सिंबल के बाद जो है वो हमारा क्या है? एम है। ये बिल्कुल वही है, वैसे ही है जैसे कि आप लोग इंग्लिश में चीजों को पढ़ते हैं। फिलहाल आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, एक पार्टी बता रहे हैं, अदरवाइज सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है? हालांकि बता दिया है कि जब भी ये सिंबल होता है तो दोनों हिस्सों में ब्रेक करके बताते हैं, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इफ के लिए, एक बार ऑनली इफ के लिए। इफ एंड ऑनली इफ का मतलब क्या है? एक बार इफ है और एक बार ऑनली इफ है, तो एक बार इफ के लिए टूटता है, एक बार ऑनली इफ के लिए टूटता है। फिलहाल यहाँ पर हम दोनों ही तरीके से, एक ही तरीके से आपको बता रहे हैं, वरना फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ए इक्वल बी की बात कर रहे हैं। ठीक है? अभी मैंने बताया कि अगर टू सेट्स को इक्वल शो करना है तो हमें यह शो करना है कि दोनों ही एक दूसरे के क्या है? सबसेट हैं। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी का सबसेट है, तो डेफिनेशन में क्या कहा था कि सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज आल्सो इन अ सेट बी। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमें लेट करना है एक एलिमेंट जो कि किसके अंदर जाएगा? सेट ए के अंदर जाएगा। ठीक है भैया? सेट ए के अंदर चला गया। सेट ए के अंदर जब एक्स गया, तो ध्यान से समझते रहना, अगर एक्स ए के अंदर जाएगा तो वो ए यूनियन बी के अंदर भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सेट ए के अंदर जाएगा तो फिर वो ए यूनियन बी के अंदर भी जाएगा, क्योंकि अभी अभी इस पर बेस्ड कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जब ये डिस्क्राइब कर रहे थे तो फिर वहां पर इन चीजों को मैंने बताया था। अब देखो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अब याद रखना ये हिस्सा तुमको गिवन है। ठीक है? ये हमारा टारगेट है। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। यहां से क्या पता चलता है? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? कहा जा रहा है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। हालांकि ये बात तो हम पहले ही बता कर क्या है कि x a के अंदर जा रहा है, तो फिर अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। जब इस बात का बच्चा कोई मतलब नहीं है तो हम सीधे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b, यानी x बिलोंग्स टू a तो हम लेकर के चले थे, वही बात यहां देखने को मिलती है, तो एक ही बात को दो बार रिपीट करने का क्या सेंस है? इसलिए हम यहां पर बताएंगे कि x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट सेट a के अंदर है वही एलिमेंट किसके अंदर है? सेट b के अंदर है। तो यहां से बच्चा पता चलता है दिस इंप्लाइज दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। क्या कहा गया? a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है? ये होती है आपकी इक्वेशन। अब 1, अब यहां से देखो a इज अ सबसेट ऑफ b, यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बात भैया इसकी आती है, चलो देख लेते हैं। इस सेंस में हम क्या करेंगे? हम एक जनरल एलिमेंट लेंगे और वो इस बार हम किसके अंदर ले लेंगे? बी के अंदर ले लेंगे। अब तुम बताओ कि अगर x बी के अंदर जा रहा है तो क्या वो a यूनियन बी के अंदर नहीं जाएगा? अरे आपका जवाब है सर बिल्कुल जाएगा। चलो भैया आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अब यार देखो, a x जो है वो a यूनियन b के अंदर है, तो फिर जाहिर सी बात है a यूनियन b किसके इक्वल है? a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। तो यहां से बनता है x इक्वल्स टू a, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अरे यार इंटरसेक्शन को भी तोड़ना नहीं बताया, ये देखो इंटरसेक्शन,
क्या लिखा गया है, यहां से कॉपी पेस्ट कर दो भैया, यहां से देखो ऐसे उचाड़ो, उचाड़ के लाओ, यहां चिपका दो, आपको देखने को मिलेगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्या कहा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्या कहा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये क्या है भैया, ये है x बिलोंग्स टू b। अब देखो यहां पर ये पहले ही हम बता करके आए हैं कि x बिलोंग्स टू b, देखो इंप्लाइज के इस तरफ लिखा है, मतलब ये हमारे पास है, हम जानते हैं कि x b को बिलोंग कर रहा है, फिर वही बात वहां बताई जा रही है, गलत चीज है ना। तो हम इसे क्या बताएंगे, x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। अब अच्छा ये जो स्टेटमेंट लिख दिया गया है इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि b इज अ सबसेट ऑफ a। अब b जो है वो a का सबसेट है, ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। एक बार कहा जा रहा है कि a b का सबसेट है, एक बार कहा जा रहा है b a का सबसेट है, तो यही बात तो यहाँ पर आपको डिफाइन की गई है। इन दोनों को कंप्रेस करने पर हम क्या बता देते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बच्चा केवल ये बता रहा है कि a इक्वल्स टू b। अब देखो बच्चा हमने लिया क्या था, हमने लिया ये था, और हम प्रूफ करके क्या लाए हैं, ये प्रूफ करके लाए हैं। बात समझे या नहीं समझे, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। तो ये था एक एनालिटिकल प्रूफ पर बेस्ड एक और आपके सामने सोल्यूशन। हालांकि मुझे लगता है कि अभी आप एनालिटिकल प्रूफ को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट करते हैं और अब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि ये आप कितना बेहतर तरह से इसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसे नहीं रफ करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं, इसे रफ करते हैं और इसे भी रफ करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज बेस्ड, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस्ड मैं कुछ चीजें आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज बेस्ड देखो मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं यहीं से, और देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी बुक का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 मेरी बुक से है, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है ए यूनियन बी। अब याद रखेंगे यहां पर ए बी एंड सी कहा गया है। क्या कहा गया है, ए बी एंड सी, ठीक। और 2 की जगह बच्चा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। 3 सेट सच दैट, अब कहा जा रहा है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, पहली कंडीशन दी गई है। दूसरी कंडीशन दी जा रही है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो प्रूफ करना है, एम जो है हमारा वो क्या है, वो है बी इक्वल्स टू सी, ठीक है बच्चा। एम क्या है, बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। हालांकि एक मन तो कर रहा है कि आपको होमवर्क दे दें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको पूरा प्रूफ करके दिखा देते हैं, जिससे कि बात आपको जरा ज्यादा समझ आएगी। देखते हैं भैया क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो वैसे आपको अगर होमवर्क दें, चलो अच्छा देखते हैं एक बार। देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये किस पैटर्न पर प्रॉब्लम अटेम्प्ट लिया जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपको क्या लग रहा है कि आप इस प्रॉब्लम को किस पैटर्न पर अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले इन दो कंडीशंस को कंबाइन करके बता रहे हैं, क्योंकि अभी वो इफ और देन वाली पूरी थ्योरी बताई है। तो अगर हम पूरा इसको कंबाइन कर दें तो यहाँ पर ये आएगा एक लाइन में। एक लाइन में अगर हम देखें कि हमारा टारगेट क्या है या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो बच्चा वो एक लाइन में ये कहना चाहता है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल्स टू, ठीक है। क्या ये बात समझ पाए, ये बच्चा पूरा कंबाइन करके आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब ये इसका एक कंप्रेस वर्जन आपको देखने को मिलना है। इसके इस तरफ जो लिखा गया है वो भैया गिवन है, और इस तरफ जो है वो हमारा क्या है, टारगेट है। बात समझे या नहीं समझे, इस तरफ जो लिखा गया है वो क्या है, गिवन है, इस तरफ जो है वो क्या है, टारगेट है। चलो देखते हैं जरा। पहले तो एक चीज समझने की कोशिश कर लेते हैं, पहले एनालिटिकल प्रूफ से बताते हैं, फिर उसके बाद में इसको एक्चुअली इससे होगा नहीं, एनालिटिकल से नहीं होगा, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। B इक्वल्स टू C की बात की जा रही है, तो बच्चा हमने लेट किया
एक एलिमेंट जो बी के अंदर है और टारगेट फिक्स हो गया कि हमको इसी एलिमेंट को सी के अंदर दिखाना है, तो हमने लिया x बिलोंग्स टू बी। अब अगर x बी के अंदर है, अब बोलो यहां पर कौन सी कंडीशन ली जा सकती है? आपने कहा सर पहली कंडीशन ली जा सकती है, अगर x बी के अंदर है तो फिर वो a यूनियन बी के अंदर भी होगा। अब बच्चा अगर ये a यूनियन बी के अंदर होगा तो a यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a यूनियन c लिखा जा सकता है। x जो है वो b के अंदर है तो फिर x जो है वो a यूनियन c के अंदर भी है। ध्यान से समझेंगे बच्चा, इसको जब डिफाइन करते हैं तो ये बना देता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब याद रखना इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c, इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c, नहीं आएगा। जो इसके पहले अभी हम बता करके जा रहे हैं उस केस में याद रखना वहां पर एंड वर्ड इस्तेमाल हो रहा था। एंड का मतलब क्या है? वो चीज दोनों में मौजूद है, इसलिए हम कंफर्म थे, श्योर थे। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू a यूनियन c के अंदर है तो एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो x है वो c के अंदर भी होगा ही होगा। यानी इस केस को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, a यूनियन c की बात है तो सेट ए हमने 1 ले लिया और सेट बी हमने ले लिया 2,3 और बच्चा जैसे ही हमने ए यूनियन सी करा दिया वैसे ही हमें देखने को मिलता है 1 2 3। अब हम तुमसे पूछें कि इस नंबर 3 से आप क्या समझते हैं, तो जाहिर सी बात है आप हमें क्या जवाब देंगे कि सर ये सेट बी सी का एलिमेंट है। अगर हम इन दोनों को ही रफ कर दें और हम पूछें कि नंबर 3 से आप क्या समझते हैं, तो आप श्योर नहीं है कि ये ए के अंदर है या सी के अंदर है, आप अप्लाई करेंगे हाँ हो सकता है कि ये ए के अंदर हो या फिर हो सकता है कि ये सी के अंदर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस अभी आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। फिलहाल अब आप देखेंगे कि सोल्यूशन यहां पर आने के बाद में रुक जाएगा, बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि अब यहां से आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी हमारे पास इस तरीके का कन्वर्टर दिया नहीं गया है कि हम इससे इस पर आ सके, यानी सेकंड कंडीशन किसी भी तरीके से यूटिलाइज हो नहीं पा रही है। अगर सेकंड कंडीशन यूटिलाइज हो जाती तो शायद बात बन जाती। अब देखो जरा, अगर इसी केस में जो x बिलोंग्स टू b है, अगर हम ऊपर वाली कंडीशन को ड्रॉप कर दें और नीचे वाली कंडीशन को ले x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इस सिचुएशन में बच्चा क्या होगा? ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन c और बच्चा अब क्या होगा? यहां पर एंड आ जाएगा। जैसे ही एंड आएगा वैसे ही हम श्योर हो जाएंगे x बिलोंग्स टू c। अब बच्चा यहां से देखो x, ये तो हमने बता दिया कि x अगर b के अंदर है तो वही x c के अंदर है, तो इसका मतलब b जो है वो क्या हो गया? c का सबसेट हो गया। इसी बात को हम रिवर्स करके जब c के अंदर लेंगे तब भी हम इस बात को होल्ड करा सकते हैं। मगर याद रखना कि अगर इस प्रोसेस में यहाँ पर एनालिटिकल प्रूफ अप्लाई करोगे तो इस सिचुएशन में कंडीशन नंबर 1 का कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। कंडीशन नंबर 1 किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। जब क्वेश्चन में कोई भी चीज आपको अननेसेसरी नहीं दी जाती है, जो दिया जा रहा है उसका क्या करना है बच्चा? यूटिलाइज करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा? इसको एनालिटिकल प्रूफ से नहीं रन कराएंगे, बल्कि इसको हम लोग अब किसी दूसरी स्ट्रेटेजी से ही आगे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर मेंशन किया था और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि सेट थ्योरी के अंदर प्रूफ करने के बेसिकली हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? 4 मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? बाई एग्जांपल, बाई काउंटर एग्जांपल, एनालिटिकल प्रूफ और बाई वेन डायग्राम। हालांकि वेन डायग्राम पर बेस्ड एक्सरसाइज शायद 1.4 या 1.4 ही है जहां तक, या 1.5 वहां पर एक क्वेश्चन आपने वेन डायग्राम से प्रूफ किया हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ को आपने वेन डायग्राम से प्रूफ किया हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर बाय एग्जांपल का भी कोई काम नहीं है, टीचर्स पढ़ा देते हैं मतलब समझाने के लिए, लेकिन उसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे। काउंटर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी बात फेल हो रही होती है सीधे आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंटर एग्जांपल। और एनालिटिकल प्रूफ जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ठीक है, अब इन सब चीजों के बीच में एक हमारे पास नई थ्योरी और जन्म ले लेती है, क्योंकि अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा तो यहाँ पर एनालिटिकल प्रूफ काम नहीं कर रहा था। इस सिचुएशन में बच्चा यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या कहा? बाई प्रॉपर्टीज क्या कहा? प्रूफ बाई प्रॉपर्टीज क्या कहा? प्रूफ बाई प्रॉपर्टीज, यानी सेट थ्योरी में कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके भी सिस्टम को सॉल्व किया जाता है। और आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो अभी आज का हमारा प्रॉब्लम है, ये जो सामने लिखा गया है, क्या ये इसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन है? हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए यूनियन सी। ये बच्चा क्या है? ये आपको गिवन है। हमने क्या किया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी और बच्चा इंटरसेक्शन सी, बोथ साइड हमने क्या किया? इंटरसेक्शन रन कराया है। एक काम करो, इंटरसेक्शन को अंदर भेजो, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, यहां से आपको देखने को मिलेगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से समझते रहे ना, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है,
लॉज में मैंने ये सब चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन की हुई थी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन ओवर यूनियन एंड यूनियन ओवर एडिशन, देख लेना एक बार वाला वीडियो, अच्छे समझ आ जाएगा। इसके बाद देखो यहां से कर रहे हैं, ये वाला जो ब्लॉक है ए इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे ही रखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी को भी ऐसे ही रखते हैं। यहां से अभी आपको देखने को मिलेगा, यहां से ए इंटरसेक्शन सी को भी ऐसे ही रखते हैं। और बच्चा ये वाला जो है सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो सी इंटरसेक्शन सी कराने पर क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ध्यान से समझना, जब भी यूनियन कराते हैं तो सेट हमारा बड़ा हो जाता है, और जब भी इंटरसेक्शन कराते हैं तो सेट हमारा छोटा हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स को ही डिस्कस करना होता है। अब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो ए का सी के साथ में है, ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन कराओगे तो जाहिर सी बात है या तो सेट अपने बराबर रहेगा अगर दोनों सेट्स के पास इक्वल एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज सेट क्या होगा, छोटा होगा, यानी उसकी कार्डिनलिटी कुछ कम हो जाएगी। तो अगर कार्डिनलिटी कम होती है और उसको यूनियन सी के साथ में आप डिस्कस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेट सी ही देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतना पोर्शन है ये आपको शायद समझ आया हो, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो चलिए इसको एक बाय एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए हमने ले लिया 1,2 और सेट बी ले लिया 2, 3, 4। अब बच्चा देखो सेट सी ले लिया 2, 3, 4। अब बच्चा हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी करा दिया, बच्चा क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। अब जो इंटरसेक्शन कराया है उसी का इसके साथ में यूनियन करा दो, यानी 2 यूनियन 2, 3, 4। हाँ बच्चा हमें क्या मिल जाता है, 2, 3, 4 देखने को मिल जाता है। समझदार हो यार, सीख करके आए हो। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो बात लिखी गई है ये एक्चुअल में क्या बात बता दी गई है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी। ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन 1। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। यहां से बच्चा फिर आगे हम प्रोसीड करा रहे हैं, और इस सिचुएशन में अब हम लेकर के आएंगे एक बार फिर से इसी कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं, ए यूनियन बी, अगेन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। ये बच्चा क्या कर दिया गया है, ये आपको गिवन कर दिया गया है, ये क्या कर दिया गया है, गिवन कर दिया गया है। ध्यान से समझते रहेंगे, ये गिवन किया गया है। इस बार हमने बच्चा बोथ साइड क्या कर दिया, इस बार इंटरसेक्शन अभी सी रन करा था, इस बार इंटरसेक्शन बी हम रन कराएंगे। क्या रन कराएंगे, इंटरसेक्शन बी रन कराएंगे। अब यहां से बच्चा जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करते हो तो आपको देखने को मिलता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां से बच्चा देखो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बच्चा क्या आ जाती है, बी आ जाती है। जबकि यहां से देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो बच्चा अभी पूरा पोर्शन है ये पूरी की पूरी राम कहानी अभी यहां समझा करके आए हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और आप इसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि ये बी लिख दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बच्चा जरा इसको कंपेयर कराओ तो बी इंटरसेक्शन सी टैली हो रहा है, यूनियन टैली हो रहा है, यार ये नहीं टैली हो रहा है। यहाँ है ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी। इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर हम ए इंटरसेक्शन सी विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन 2, then we can write A intersection C union B intersection C by given condition second। ये देखो अब हमने क्या किया, यहाँ से कंडीशन नंबर सेकंड का इस्तेमाल कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास जितनी भी कंडीशंस दी गई थी सारी कंडीशंस के यूटिलाइज हमने कर लिया है, और अब हम बहुत ही ज्यादा समझदारी और चतुराई का परिचय देते हुए इसको 2 मानेंगे और बता देंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब भैया देखो जो ये पार्ट है वही ये पार्ट है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और इस सिचुएशन में बी इक्वल टू सी हो जाएगा, और ये रहा आपका आउटपुट। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि सेट थ्योरी में प्रूव करने के हमारे पास कितने मेथड हो गए, 5 मेथड हो गए। कौन कौन से, बाई वेन डायग्राम, बाई एग्जाम्पल, इसका इस्तेमाल नहीं करते, बाद काउंटर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर एनालिटिकल काम करेगा, और बाई प्रॉपर्टीज। अब जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो याद रखेंगे यूपी बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल प्रूफ पर, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनालिटिकल प्रूफ पर होंगे। सीबीएसई वाले याद रखेंगे जो आर्ट्स में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस की अधिकता आपके यहाँ पर ज्यादा होती है। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि कहीं कहीं पर एनालिटिकल प्रूफ आ जाते हैं मगर आप फिर भी ध्यान में रखते चलेंगे। हालांकि अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई और भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए बची हुई है। मेरी समझ से तो बच्चा सब कुछ अब आप इजिली अटेम्प्ट ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर आगे
समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर कुछ प्रूफ करना है, क्या कहा, कहीं पर भी अगर आपको कुछ प्रूफ करना है कर ले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं पर भी अगर आपको कुछ प्रूफ करना है और वहां पर एक वर्ड आपको लिख दिया जाए इक्विवेलेंट, क्या कहा, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड कर पा रहा हूं, मेरी बुक से पेज नंबर 26 है। कहा जा रहा है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। बच्चे इक्विवेलेंट वर्ड को समझना होगा। अब 4 कंडीशंस वो दे रहा है, तो इक्विवेलेंट जहां कहीं भी अप्लाई होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप फर्स्ट से सेकंड पर जाएंगे, सेकंड से थर्ड पर जाएंगे, थर्ड से फोर्थ पर जाएंगे और फोर्थ से वापस से फर्स्ट पर आएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको फिर से बताने की कोशिश करें तो ये सब आपस में इंटरचेंजेबल होंगे। बात समझे या नहीं समझे? मतलब फर्स्ट से सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, क्लियर, और फोर्थ से वापस से वन, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने लगता है। तो इसलिए जहां कहीं इस टाइप की चीजें आती हैं कि सिंपली आपको लिख दिया गया, जैसे उसने कहा है कि इक्विवेलेंट और बाकी कुछ दिया नहीं गया, तो अब इसका मतलब समझ रहे हो कि वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। देखो 4 कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन की और दूसरी कंडीशन की आपको दे दी गई है ए माइनस बी। हाँ, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। अब जरा ध्यान से समझना, ये 2 कंडीशन लिखे, 2 आगे और भी है। अब इससे इस पर आना है, इससे इसको प्रूव करेंगे। इसको ऐसे ही रखो, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, होता भी यही है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से वापस से रिवर्स करके कहां पर आओगे, 1 पर आओगे। और जैसे ही फोर्थ से 1 पर आओगे तुरंत पूरा साइकिल कंप्लीट होने लगेगा। इसको साइक्लिक फॉर्म पर देख लेते हैं। ये 1 रहा, 1 को कन्वर्ट करोगे 2 में, 2 को कन्वर्ट करोगे 3 में और 3 को कन्वर्ट करोगे किसमें, फोर्थ में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है बच्चा, पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही 4 से 1 पर आएंगे तो फिर हम पूरा रोटेट करा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको क्या प्रूफ करना ये नहीं पता चल रहा, बस लिखा है नीचे की 4 कंडीशंस को प्रूफ करो। तो आप कैसे प्रूफ करोगे इधर सबसेट ऑफ भी, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं दी गई। हालांकि इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पर कुछ कंडीशंस आपको दी गई थी जिसके भी आप पर हमारा कुछ टारगेट था। अब यहाँ कुछ दिया ही नहीं गया, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना। जहां कहीं इक्विवेलेंट वर्ड होगा तो मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। अगर मान लो यहाँ 8 कंडीशन दे दी जाती तो क्या करते, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से एट एंड 8 टू 1। अब यहां पर बच्चा कुछ नहीं करना है तुमको, यहां से ये, सॉरी ये, ठीक है, ये आपका सबसे पहला एम बनेगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये आपको गिवन किया गया और इस गिवन कंडीशन के बेसिस पर आपको ये प्रूफ करके लाना है। क्या इतनी बात समझ पाए? हालांकि यहाँ पर a माइनस बी का क्या मतलब होता है आपको पता है, और यहाँ पर a जो है उसका भी सेंस आपको पता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चीज एक्सप्लेन करने लायक है। हालांकि अब आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसको आप किस बेसिस पर अडॉप्ट करेंगे। बाय वेन डायग्राम आप जाएंगे या फिर एनालिटिकल प्रूफ के बेसिस पर या फिर बाय प्रॉपर्टीज। हालांकि मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया है और देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद में फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये शायद लास्ट वीडियो है, मैं इसे लास्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मैंने सेट ऑफ रेशनल भी पढ़ाया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी पढ़ाया है। एक यहां पर देखो Q इक्वल्स टू, एक सेट है Q और एक सेट है A। ठीक है, X बिलोंग्स टू Q। एक सेट है X, एक सेट है A, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है X। उस X को गेन करने का तरीका बताया जा रहा है। ठीक, ये ले लिया हमने। ठीक है, जब टाइप्स पढ़ा रहे थे तो टाइप्स की कैटेगरी में काफी टाइप्स आपको पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें एक टाइप पढ़ाया था इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा। इंटरवल लेकिन पढ़ाया नहीं था। फिलहाल अभी हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपको ये बताना है एक सेट बी, ये होमवर्क है आपके लिए। आपको ये बताना है कि कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। क्या कहा, आपको ये बताना है कि कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है और क्यों। अगर तुम इस सवाल का जवाब दे पाओगे कि क्यों, तो याद रखना इनफाइनाइट सेट की मैंने भी कुछ डेफिनेशन बताई है। आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किए होंगे। बच्चे को क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस लग गए थे, अब कुल मिलाकर के आपको बताना है कि कौन सा इसमें कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है और क्यों। और साथ ही साथ अगर आपके अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट सेट हैं तो फिर आप मेरी वाली जो डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, और आप बताएंगे कि उस डेफिनेशन में क्या कमी है या फिर हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं या फिर क्या हमें वो पूरी डेफिनेशन ही चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब
आपके मन में उठने चाहिए। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूं कि विच वन इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट पढ़ाया हुआ है, वीडियो में देख लेना, इनफाइनाइट सेट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखता हूं तो फिर मुझे बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं दिख रहा है, कि कुछ ऐसी चीज जो आपको कम समझ आए। सब कुछ आसान ही लग रहा है और मुझे लगता है कि आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं, ये एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन जो सेट का एप्लीकेशन है वहां पर मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं, कार्डिनलिटी के बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं। वहां पर 2 सेट्स पर बेस सारे क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 1.6 की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है उसमें 3 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, कोई भी रिफ्रेशर उठा लेना तो वहां पर आपको 3 सेट्स बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हमारे पास भी एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेरी बुक से, पेज नंबर 27। देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का पहले तो कंसेप्ट समझेंगे। आपको क्वेश्चन पूरा एक बार में रीड करना है, फिर रीड करने के बाद में आपको बेसिकली पता चल जाएगा कितने लोगों के बारे में बात की जा रही है। अब जितने लोगों के बारे में बात की जा रही है उनको अलग अलग सेट से डिफाइन करोगे। जैसे कि कहा गया है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल like product A, 26 like product B and 29 like product C। अब यहाँ से पता चल रहा है कि 3 प्रोडक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट की बात हो रही है। एक है A, क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। अब देखो सेट A हमारे पास जो आया उसमें हमने क्या बताया, प्रोडक्ट A, फिर B में क्या बताया, फिर C में बच्चा क्या बताया। ठीक, यहां तक तो बात आ गई। अब इतना कंफर्म करने के बाद में आप क्वेश्चन को नीचे से रीड करोगे, उल्टा उल्टा रीड करोगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में चले जाओगे और देखते हैं कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। ठीक, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट रहा, ये हमारे पास बच्चा क्या रहा, यूनिवर्सल सेट रहा, ये है यूनिवर्सल सेट। आगे देखते हैं, इस यूनिवर्सल सेट में 3 हिस्सों पर बात की जा रही है जो इसके सबसेट होंगे ए बी सी। क्वेश्चन को लास्ट में आ जाओ, लिखा गया है फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, ओनली। याद रखना सेट में ओनली वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग होगा। ठीक है, कहा जा रहा है पर्संस, हाउ मेनी पर्संस लाइक प्रोडक्ट ए, और कहा जा रहा है हाउ मेनी पर्संस लाइक प्रोडक्ट ए ओनली, तो दोनों का अंतर होगा। ठीक है, ओनली शायद मैंने बताया नहीं, ओनली वाले क्वेश्चन शायद आपकी बुक में नहीं थे, कोई बात नहीं, अभी आज क्लियर हो जाएगा। ये तो भैया हमारा टारगेट रहा। टारगेट हमारा क्या है कि हमें ओनली सी को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है, ओनली सी को डिस्कस करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। आगे देखते हैं, ये जितने भी बॉयज हैं वो ज्यादा ध्यान से समझेंगे कि सेट थ्योरी जो टॉपिक है और ये जो पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये अभी आपके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जब डिफेंस के प्रॉब्लम्स पेपर अटेम्प्ट लेंगे तो वहां देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, तो ये रहा टारगेट। इसके ठीक पहले देखो थोड़ा सा लिखा गया है 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। 8 लोग जो है वो 3 प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो 8 लोग 3 प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, मींस लाइक कर रहे हैं। तो बच्चा 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट ये है हमारे पास ए बी सी। अब 8% अगर 3 प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं तो वो ब्लॉक यहां पर आएगा, ध्यान से समझते रहना, वो ब्लॉक यहां पर आएगा। ठीक है, इसका भी सेकंड मेथड भी बताएंगे। 8 यहां पर आ गया, इसके ठीक थोड़ा सा पहले देखो तो लिखा गया 14 लाइक्ड बी एंड सी। 14 जो पर्सन हैं वो बी और सी लाइक कर रहे हैं, 14 ये रहा। अब यार बी और सी को अगर यहां पर हम केवल अलग अलग देखें तो ये वाला ब्लॉक आएगा, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये वाला जो ब्लॉक है इसको क्या बोलते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉमन। अब उसमें कहा भी जा रहा है कि जो 14% हैं वो क्या है, वो बी और सी दोनों को लाइक करते हैं। यहाँ पर 8 ऑलरेडी इस ब्लॉक में है, अगर इसको हम यहाँ से क्या कर दें बच्चा, रब कर दें, ध्यान से समझते रहना। तो 8 यहाँ पर मौजूद है, जबकि वो कई कितने रहा है, 14 कह रहा है। तो यहाँ पर कितनों को और इन्वॉल्व कराना होगा, 6 को मुझे और इन्वॉल्व कराना होगा। भैया ये देखो 6 को हमने इन्वॉल्व कराया तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 14 हो गई। तो एक चीज याद रखना कि टोटल क्वांटिटी कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर 14 है तो बच्चा 14 ही रहेगा,
अब 8 ये, तो बच कितना गया 6। ठीक है, फिर से समझेंगे, अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी कोशिश करेंगे, फिर इसका सेकंड मेथड बता रहे हैं। इसी सीरीज में बच्चा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे देखो तो आपको पता चलेगा 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड सी। जो 12 लोग हैं वो ए और सी को पसंद कर रहे हैं। ए और सी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 12 लोग। 8 ऑलरेडी हैं तो बच कितने के, 4 बच गए, यानी ये वाला जो ब्लॉक है ये टोटल 12 का है। इसके बाद देखो बच्चे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, तो आपको देखने को मिलेगा 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। 14 जो है वो ए और बी दोनों को लाइक कर रहे हैं, 8 ऑलरेडी है, देन वी गेट द 6 हमें मिल जाता है। तो देखो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें 14 आ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे हमने रीड किया तो हमें देखने को मिलता है 29 लाइक प्रोडक्ट सी। 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 29। अब देखो अगर सी वाला ब्लॉक हम केवल देखें, केवल सी वाला, ये देखो ये वाला ब्लॉक दिखा, ये जिस ब्लॉक की बात की जा रही है बच्चा, ये इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, 29। हाँ 29 लोग जो हैं वो प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं। तो बच्चा प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं तो देखो तो जरा ये सी में अभी हैं कितने, 8 4 6, भैया ऐड कर दो। 8 4 6 को हमने ऐड किया, देन वी गेट दी 18, जबकि टोटल क्वांटिटी कितनी दे रहा है, 29। तो 29 में से बच्चा हमने क्या किया, 18 को कर दिया माइनस। जैसे ही आपने माइनस किया तो यहां से 1 यहां से 1 मिल कितना गया, 11। इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर कितने आएंगे, 11 आएंगे। सेम प्रोसेस आगे देख लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन इसी जगह से डेड हो चुका है, फिर भी आगे बता देते हैं। इसके बाद कहा गया है 26 लाइक प्रोडक्ट बी। 26 जो है वो बी को लाइक करते हैं, तो मतलब ये 20 हो गए, 26, तो ये वाला 6 वाला ब्लॉक यहां पर आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है 21 लाइक प्रोडक्ट ए। 21 ए को लाइक करते हैं, तो इसका मतलब ये 10 18, देन वी गेट दी 3। ठीक है, देन वी गेट दी 3। ये हमारा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। आपने देखा मैंने केवल डाटा फीडिंग की है, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। इस टाइप के सोल्यूशंस में हमें थ्योरी लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, थ्योरी लिखनी होती है। हालांकि जरा इधर समझ लेते हैं, ये हमारे पास सेट ए रहा, ये हमारे पास सेट बी रहा। इस ब्लॉक को देखो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस ब्लॉक में ये वाला जो रीजन होता है ये कॉमन रीजन होता है, और इसी में देखो जो ग्रीन कलर से आपको वर्टिकल लाइंस के थ्रू दिखाया जा रहा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं ए माइनस बी, और a माइनस बी को ही हम बोलते हैं ओनली ए। तो फिर आप मुझे बताओ कि यहां पर इस तरीके की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रीन से देखने को मिल रही है, इस ब्लॉक को हम किस नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर ये a माइनस बी को ओनली ए बोलते हैं तो फिर ये किस नाम से जाना जाएगा, ये रहा आपका होमवर्क। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, ओनली सी डिस्कस करना है। ओनली सी का मतलब केवल सी होना चाहिए। तो इस ब्लॉक में केवल इतने रीजन को डिस्कस करो। देखो शेडेड रीजन, इसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है, 11 आ रही है। बच्चा क्या हो गया आंसर, 11 हो गया आंसर। ठीक है, ये जो सोल्यूशन था इसमें हर चीज को थ्योरेटिकली लिखना होता है। आप बार बार बताते रहेंगे दैट ए बी सी लाइक मींस 8 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए बी एंड सी। तो हाउ मेनी पर्सन्स लाइक प्रोडक्ट ए बी एंड सी इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इस तरीके से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लिखने में, हालांकि इससे आंसर जल्दी आता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी पे काफी अच्छा वर्क करता है। फिलहाल इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी में दूसरा हिस्सा देखते हैं, और ये हिस्सा शायद तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा आसान लगेगा। देखो जितनी ब्लॉकिंग करते हैं उन सबको नाम दे देते हैं। जैसे ये रहा ए बी सी डी ई एफ जी, और ये ओवरऑल जो बाहर का रीजन है उसको हमने एच नाम दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छा क्या करना है, आपको डाटा को रीड करना है, और डाटा को रीड करते हुए वैल्यूज को पुट कर देना। जैसे उसमें कह रहा था कि जो 8 पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी सी तीनों को लाइक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 8 हो गई है। आप बताते रहोगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप बता देंगे लेट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का इंटरसेक्शन बच्चा क्या है, ए है। सेम प्रोसेस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी। क्या कहा, कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की जब कार्डिनलिटी जनरेट करते हैं तो यहां से क्या जनरेट हो जाता है, ए प्लस बी जनरेट हो जाता है। बात समझे या नहीं समझे, इसी पैटर्न पर आगे तुम रन कराओगे और सिस्टम को आगे लेकर के बढ़ोगे। जैसे हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी ले लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी का मतलब ये है कि इसके अंदर आ जाएगा ए प्लस सी प्लस डी और प्लस जी।
तो इतनी बात समझ आई, ये सब चीजों को डिफाइन कर दोगे और उसके बाद में बच्चा नाउ यहां पर लिख दोगे बाई फिगर, और जैसे ही हमने बाई फिगर अडॉप्ट किया तो हमको पता चल रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, 8 है, अभी क्वेश्चन में डाटा फीडिंग करके दिखाया हुआ था। सेम प्रोसेस अगर हम कहें 8 के बाद में फिर कहा जा रहा है ए एंड सी, 14 लाइक बी एंड सी, 14 लाइक बी एंड सी, बी एंड सी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं 14, तो बी एंड सी हमारे पास क्या है, बी एंड सी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी को 14 लोग लाइक कर रहे हैं। अरे यार ए की वैल्यू यहां नहीं रख पाओगे तो बी की वैल्यू 6 नहीं आ गई। सेम प्रोसेस पर आप आगे बढ़ेंगे और आप बताएंगे, आप इसी सीरीज में आगे बताएंगे 12 लाइक प्रोडक्ट ए एंड सी। अच्छा ए एंड सी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं 12, ए एंड सी का मतलब क्या हुआ, ए एंड सी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस सी को कितने लोग लाइक कर रहे हैं 14 लोग, ए एंड सी सॉरी 12 लोग लाइक कर रहे हैं, 12% लाइक कर रहे हैं ए एंड सी को। ए की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया तो सी की वैल्यू हमारे पास 4 नहीं जनरेट हो गई। इसी सीरीज में फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और हमें देखने को मिलता है 14 लाइक ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी अभी अभी हम लोगों ने देखा था ए एंड बी में ए बी, ए इंटरसेक्शन सी, कोई एक पार्ट मिसिंग है यार। 14 पीपल लाइक ए एंड बी, अच्छा 14 है, 14 ए और बी को लाइक कर रहे हैं, ये तो हो गया है। सेम 12 लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड सी, ए एंड सी, ठीक है। 14 लाइक्ड बी एंड सी, बी एंड सी की अब हम बात करते हैं, बी और सी की हमने बात की तो बी और सी में कुछ हमें कॉमन देखने को मिल रहा है और वो देखने को मिल रहा है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी हमें देखने को मिलता है और इसमें कितने लोग हैं 14 लोग हैं, ठीक है। हालांकि जब आप नंबरिंग इस तरीके से कर देते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को ऊपर से रीड करें या नीचे से रीड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप डाटा फीडिंग केवल बचा हुआ है, वहां पर लिखा है ए एंड बी, तो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों आ जाएंगे, ए प्लस बी हो गया। बात समझे या नहीं समझे। यहाँ से बच्चा फिर से ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, देन वी गेट दी डी, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6 आती है। अब यार इसी के अकॉर्डिंग आप आगे करते चले जाना, जैसे ही आपकी वैल्यू जी आ जाए वैसे ही स्टॉप कर देना प्रोसेस को और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि इसी के पहले वाले जो मेथड में जैसे मैंने यहाँ पर 11 लिखा था मैंने वहां पर इंडिकेट किया था कि हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें एक्चुअली इसी की जरूरत थी, फिर बाद में ये दो तो फालतू में ही निकाले थे। फिलहाल मेरी समझ से अब ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटली क्लोज्ड होती है। हालांकि हम चाहें तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्डिनलिटी, मगर याद रखना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और एक्यूरेसी भी उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। ये ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा आसानी से समझ आता है, इसीलिए वेन डायग्राम के थ्रू आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।